चलो देखो हम लोगों का गद्य वाला खंड खत्म हुआ। ठीक, अच्छे से आपको बता दिए। थोड़ा बहुत रेखा चित्र को, डायरी को, पत्र साहित्य को आप पढ़ लेना। आपका भी कुछ उत्तरदायित्व है कि उसको आप जैसे संस्मरण पूछ लेगा। पहला संस्मरण भी वही है, पद्म पराग ना। हाँ, आप लोगों को बता दिए थे कल। तो ये जानते रहो कि पहला संस्मरण क्या है, पद्म पराग। किसने लिखा है? पद्म सिंह। और पहला रेखा चित्र भी कौन है? पद्म पराग। पद्म पराग। और उसके भी लेखक कौन है? ठीक, तो आप जानते रहिएगा कि पहला रेखा चित्र तथा पहला संस्मरण दोनों ही कौन है? पद्म पराग ना। पद्म पराग याद करके रखना, कल बताए थे ना। लिखे हो? नहीं लिखे हो? लिखी हो जी? क्या लिखे हो? ना, हाँ, दोनों में लिखवा दिए थे। ये संस्मरण का भी धारण किया है और रेखा चित्र का भी। ठीक, इसीलिए बता दिए थे कल। अब देखो, आपका जिम्मेदारी है कि थोड़ा बहुत आप घर पे पढ़ो ना। हम एक बार फिर से रिवीजन करते हैं पुराना चीज़। फिर वहीं आ गए जहाँ पे हम थे, वहीं आज फिर पहुँच गए। क्यों पहुँच गए? देखो, आपको जब पढ़ाना चालू किए थे, सबसे पहले पढ़ाए थे वांग्मय। वांग्मय, वांग्मय ऐसे लिखे थे क्या? वांग्मय ना, वाक जमा मय, दो शब्दों से मिला है। हाँ, वांग्मय। वांग्मय के कितने पार्ट आपने पढ़ा था? 3। वांग्मय को आपने कितने भाग में बांटा था? 3। नाम बताओ तीनों के। 3 कौन कौन था? गद्य पद्य हो गया, वार्ता, शास्त्र और साहित्य 2 ही था। तुम लोग क्या पढ़ते हो घर पे? सब पढ़ा दीजिए, अभी बोलोगे सब पढ़ा दीजिए। सब वार्ता, साहित्य और क्या? शास्त्र। हाँ, 2 ही मिलेगा तुम लोगों को ना। यहाँ वार्ता, साहित्य और क्या? शास्त्र। याद है? अब आप लोग कुछ पता नहीं, पढ़ोगे नहीं पढ़ोगे, पढ़ा दीजिए सब। कोई मतलब नहीं है पढ़ने का ना। अब हमको क्या, हम पढ़ाते चलेंगे। आप लोग आओ, जाओ घर, मज़ा करो, पढ़ा दीजिए सब कुछ ना। वहीं फिर हो, 0 पे थे, 0 पे फिर हो। क्या मतलब निकला? अब जो नहीं पढ़े थे उनका, उन तुम लोगों से अच्छे वो हैं, नहीं पढ़े बल्कि ठीक है। बोलो, जो नहीं पढ़ा बल्कि ठीक है। नहीं आता, आपको भी नहीं आता, वो टाइम भी बर्बाद नहीं किया और उसको भी नहीं आता। आपने टाइम भी बर्बाद किया तब भी नहीं आता। बढ़िया है, करते रहो शरारत। वार्ता, जिसमें डैश की तुलना से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, यानी अर्थ की तुलना शब्द से, इसमें अर्थ महत्वपूर्ण होता है। किससे? अब हम बार बार वही चीज़ बताएंगे नहीं, थोड़ा बता दें, रिवीजन करा दें। जैसे अभी ये कहिए बोर्ड आ गया है। बोर्ड आ गया है यानी बोर्ड आ गया है कि एग्ज़ाम आ गया है? सेंस तो आप समझ गए। सेंस कहने का क्या था कि एग्ज़ाम आ गया है, एग्ज़ाम का डेट आ गया है। अब ये कह रहे बोर्ड आ गया है, तो बोर्ड इसके घर तो आया नहीं, और न तो बोर्ड इसके स्कूल में चल के आया है। इसके कहने का सेंस क्या था? एग्ज़ाम आ गया है। आप हिडन सेंस को समझ गए कि नहीं समझ पाए? समझ गए। दैट इज कॉल्ड वार्ता। ठीक, शास्त्र क्या है? जो थोड़ा सा क्या हो, जिसमें शब्द महत्वपूर्ण हो, अर्थ कम महत्वपूर्ण हो। ठीक, अर्थ उसकी तुलना में कम महत्वपूर्ण। जो भी आप पढ़ते हो सब्जेक्ट, जैसे जो ज्ञानपूर्ण बातें हैं, जैसे विज्ञान है, पॉलिटी है ना, इसमें सबका अपना अपना अर्थ है ना। जैसे गुरुत्वाकर्षण हम बोल दिए तो गुरुत्वाकर्षण एक नियम है। ठीक, वो नियम को अगर शब्द को इधर उधर करेंगे तो शब्द का अर्थ चेंज हो जाएगा ना। तो यहाँ शब्द महत्वपूर्ण है। यहाँ क्या है? जिसमें शब्द और अर्थ दोनों महत्वपूर्ण है। यहाँ शब्द और अर्थ के बीच महत्व की क्या होती है? प्रतिस्पर्धा होती है। शब्द और अर्थ दोनों के बीच किसकी प्रतिस्पर्धा? महत्व की। तो साहित्य किसे कहते हैं अगर कोई पूछ ले,
तो साहित्य होने के लिए तीन चीजें, यहाँ भी तीन, क्या क्या बताए थे, ये साहित्य होने के लिए तीन चीजें होनी चाहिए, तब हम कहेंगे एक साहित्य है। पहला, शब्द और अर्थ के बीच महत्व की प्रतिस्पर्धा, यानी पहला होना चाहिए कि शब्द और अर्थ के बीच किसकी, शब्द और अर्थ के बीच महत्व की प्रतिस्पर्धा हो, महत्व की प्रतिस्पर्धा। हाँ, अब दूसरा सहित हो, सहित, स प्लस हित माने समाज का व्यापक हित हो, समाज का क्या हो, समाज का व्यापक हित, व्यापक हित, समाज का व्यापक हित हो। और सौंदर्य हो या रमणीयता हो, सौंदर्य या इसमें क्या हो, रमणीयता हो। देखो आप देखो दो चीज़ें, ये देखो शब्द और अर्थ के बीच महत्व की प्रतिस्पर्धा, ये देखो विज्ञान साहित्य क्यों नहीं है, जैसे भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान साहित्य इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें रमणीयता या सौंदर्य नहीं है। उसमें कौन रमणीयता है, कोई नहीं, उसमें तो तथ्यपूर्ण बातें हैं, ज्ञानपूर्ण बातें हैं, उसमें कहाँ रमणीयता है। पढ़ने के बाद कोई आपको भाव आता है, भावनाएं कोई आता है, नहीं, कोई भावना नहीं आता, बल्कि आपको ज्ञान मिलता है। तो इसका मतलब ये नहीं है। ठीक, सड़क छाप उपन्यास साहित्य क्यों नहीं है, क्योंकि सड़क छाप उपन्यास में समाज का व्यापक हित नहीं है। तो जिसमें समाज का व्यापक हित हो, सौंदर्य या रमणीयता हो तथा शब्द और अर्थ के बीच महत्व की प्रतिस्पर्धा हो, उसे हम क्या कहते हैं, साहित्य कहते हैं। क्या कहते हैं, साहित्य। ठीक, यहाँ तक आप पढ़ लिए थे। अब हम लोगों को पढ़ना है कि इस साहित्य को हम कितने भाग में बांटेंगे। साहित्य को फिर से हम लोग तीन भाग में बांटे थे, गद्य, पद्य और क्या, चंपू काव्य। गद्य, पद्य और क्या, चंपू। अब ये साहित्य, साहित्य, इस साहित्य में, अब साहित्य को आपने तीन कैटेगरी में कैटेगराइज किया था, गद्य, पद्य और क्या, पद्य और चंपू काव्य। चंपू काव्य। गद्य को आप चार खंडों में बांटे थे, कथात्मक गद्य, दृश्यात्मक, विचार प्रधान, अन्य विधाएं, विचार प्रधान और अन्य विधा में आप लोगों ने कई चीज़ें पढ़ा। ठीक, अन्य विधा में आपने पढ़ा था आत्मकथा, जीवनी, संस्मरण, रेखा चित्र, यात्रा वृत्तांत, डायरी, पत्र साहित्य, ये सब रिपोर्टाज, ये सब आपने कहाँ पढ़ा था, अन्य विधाओं में। तो गद्य के विषय में तो हम कंप्लीट जानकारी रख लिए, गद्य के अंतर्गत क्या क्या आता है ये भी हम समझ लिए। ठीक, अब हम लोगों को देखना है किसके विषय में, पद्य और चंपू काव्य, तो जिसमें जो गद्य और पद्य दोनों के बीच हो, गद्य भी हो और पद्य भी हो। गद्य और पद्य के दोनों के बीच वाला क्या होता है, चंपू काव्य। चंपू काव्य एक लिखे थे यशोधरा, किसका था, मैथिली शरण, मैथिली शरण गुप्त। अच्छा, मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त। भारत दुर्दशा भी है भारतेंदु हरिश्चंद्र का, वो भी एक चंपू काव्य के अंतर्गत आता है, लेकिन आप इतना ही याद रखोगे तब भी काम चल जाएगा। ठीक, ये है। अब अगला हेडिंग डालिए क्या, पद्य। देखो अब फिर से रिपीट कर दिए कहाँ से हमने शुरू किया था। अब एक चीज़ अगर आपको पता हो हो गया। अब हम लोग आ गए हैं, इसी को शास्त्र कहते हैं, पद्य को काव्य। पद्य को हम नॉर्मल भाषा में काव्य, कविता या ना, पद्य को ही हम लोग कविता भी कह देते हैं ना, और काव्य शास्त्र। अब हम लोगों को पढ़ना है काव्य शास्त्र। काव्य शास्त्र पद्य के विषय में देख रहे हो ना। काव्य शास्त्र के लिए मीनिंग है पोएटिक्स या साहित्य शास्त्र। साहित्य शास्त्र
जैसे अभी तक आप लोग गद्य के लिए विधा लिख रहे थे, गद्य के लिए आप क्या लिख रहे थे? गद्य जब पढ़ रहे थे तो गद्य में आप लिख रहे थे विधा। जब हम पद्य पढ़ेंगे ना तो गद्य में विधा कह रहे थे, तो पद्य को हम लोग क्या कहेंगे? पद्य में हम लोग कहेंगे काव्य शास्त्र। क्या कहेंगे? काव्य शास्त्र। पहले लिखो काव्य शास्त्र के विषय में। कविताओं को समझने के लिए जो सिद्धांत बने, कविताओं को समझने के लिए काव्य शास्त्र, काव्य शास्त्र। शास्त्र माने नियम कानून न, तो कविताओं को समझने के लिए, कविताओं को समझने के लिए जो नियम कानून बने, जो नियम कानून बने उनके समूह को काव्य शास्त्र कहते हैं। शास्त्र कहते हैं। याद करो, हो गया। कविताओं को समझने के लिए जो नियम कानून बने हैं उसी को हम कहते हैं क्या? काव्य शास्त्र। अगर आपको पता हो तो गद्य में हम लोग क्या कहते थे? विधा। विधाएं क्या होती थी? विधा किसे कहते हो? गद्य को व्यक्त करने का जो भिन्न भिन्न तरीका था वही कहलाता था क्या? विधा। विधा है, विद्या नहीं है, विधा। ठीक, तो गद्य को व्यक्त करने का भिन्न भिन्न तरीका विधा कहलाता है। तो जैसे वहाँ भिन्न भिन्न तरीका होता था व्यक्त करने का, वैसे पद्य में भी भिन्न भिन्न तरीका होता है। कविताओं को समझने के लिए जो नियम कानून बनाए गए, उस नियम कानून के समूह को ही हम क्या कहते हैं? काव्य शास्त्र कहते हैं। ठीक, तो काव्य शास्त्र किसे कहेंगे? कविताओं को समझने के लिए जो नियम कानून बनाए गए हैं, उन्हीं नियम कानून को हम क्या कहते हैं? काव्य। क्यों? क्योंकि आपको पता हो अगर तो ध्यान से सुनो, गद्य और पद्य में क्या अंतर है? तो गद्य जिसमें लय न हो, जो ग्रामर के नियमों के अनुसार बने, और पद्य किसे कहते हैं? जो ग्रामर के नियमों का उल्लंघन करे, यानी जिसमें लय हो, जिसमें लय हो। लय का सेंस क्या है? ग्रामर के नियमों का उल्लंघन ही लय कहलाता है ना। जैसे बताए थे आपको शायद कि ऐसे मेज पर इस टेबल पर क्या पड़ा है? टेबल पर एक डस्टर है, उसके बगल में गिलास है। पड़ा हुआ है मेज पर एक डस्टर और उसके बगल पड़ा हुआ है तन्हा गिलास। ठीक, आप कुछ भी कर सकते हो थोड़ा बहुत हेर फेर करके, तो यानी अगर उसको तोड़ ताड़ दोगे, ग्रामर के नियम का उल्लंघन कर दोगे, तो ग्रामर के नियमों का उल्लंघन ही क्या कहलाता है? हाँ, लय कहलाता है। और लय किस में आती है? कविता में। तो कविता और पद्य में, यानी पद्य कहने का सेंस क्या है? जिसमें लय हो, और गद्य कहने का सेंस क्या है? जिसमें लय न हो, अर्थात ग्रामर के नियम कानून पे बना हो। समझ गए? ठीक, समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं? गद्य और पद्य में अंतर क्या है? कोई पूछेगा बता लोगे? तो पद्य में आप लोग कुछ न कुछ काव्य शास्त्र में लिखते हो। तो पहले देखो, जैसे आपको बताते थे कि मान लो पहले कोई 60 आप खेलते हो तब नियम कानून बनता है, कि पहले आप किसी चीज़ को नियम कानून बनता है, पहले 60 खेला जाता है तब नियम कानून? पहले आप गलती करते हो तब उसका दंड मिलता है, कि बिना गलती के दंड मिल जाए? गलती। तो किस गलती के लिए कौन सा नियम बनाया जाएगा? पहले आप गलती करोगे, उस हिसाब से नियम कानून बनेगा। मान लो कोई बॉलर फेंका और आके इसके सर पे आने वाला था, मुंह पे लगने वाला था, वो क्या किया? ऐसे बैट घुमा दिया। अब बैट घुमा दिया तो आप इसको क्या कहते हो? कट, हुक मार दिया, हुक। क्या गजब का हुक! तो ये तब से नियम बन गया कि ये हुक शॉट है ना। इस समय हुक शॉट सूर्य कुमार यादव बहुत तेज खेलते हैं, देखे हो ना। ये पुल है या हुक है, जो भी, हमको शॉट का पता नहीं, लेकिन फिर भी आप जानते हो
कि अगर पहले वो अपना क्या बचाने के लिए किया था, मुंह बचाने के लिए, अब मुंह बचाने के लिए किया तो बार बार वही नियम बन गया कि हुक है, हुक, क्या गजब का हुक है। तो समझ गए, तो यानी जो नियम कानून बनते हैं पहले उस पर, पहले नियम कानून नहीं बनते, पहले कोई घटना घटती है और फिर उस पर क्या बनता है, नियम कानून बनता है। तो यानी यही काव्य और शास्त्र, यहाँ देखो काव्य, और कहा गया कि अगर ग्रामर के नियम बना रहे हो, काव्य में कोई आप पोइट्री लिख रहे हो, कोई भी कविता लिख रहे हो, तो उसका नियम कानून क्या होगा, वही कहलाता है शास्त्र। तो कविता को लिखने में क्या क्या नियम कानून चाहिए, वही कहलाएगा क्या, शास्त्र। तो काव्य शास्त्र क्या है, कविताओं को समझने के लिए जो नियम कानून बने उसके समूह को ही हम क्या कहते हैं, काव्य शास्त्र। अब काव्य शास्त्र को हम दो कैटेगरी में बांट के पढ़ेंगे। इसमें मुख्य रूप से 6 तत्व आएंगे काव्य शास्त्र को पढ़ने के लिए। सबसे पहले आएगा रस। इसमें अब देखो हमको क्या क्या पढ़ना है, उतारो इसको तब बताएं। लिखो, इसमें काव्य शास्त्र में पहला लिखोगे क्या, रस, फिर ध्वनि, रस ध्वनि, लिखो रस ध्वनि, अलंकार रीति, अलंकार रीति, रीति, वक्रोक्ति, वक्रोक्ति, एक और लिख लो, वक्रोक्ति, औचित्य, औचित्य, और एक और लिखना चाहो तो लिख सकते हो रस छंद, छंद, यहाँ लिख देना छंद, यहाँ दिखेगा नहीं, यहीं लिख दे रहे हैं छंद, 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 छंद किसने लिखा था, पिंगल मुनि ने। छंद के रचनाकार का नाम क्या है, पिंगल। छंद शास्त्र कहते हैं, क्या कहते हैं, छंद शास्त्र। इसे पंचम वेद माना जाता है। जब हम लोग छंद पढ़ेंगे तो देखेंगे पंचम वेद के नाम से किसे जाना जाता है, छंद को। लिखने वाले का नाम पिंगल मुनि। रस किसने लिखा था, भरत मुनि, भरत मुनि। विभावानुभाव संयोगादि रस निष्पत्ति ना, भरत मुनि। ठीक, ध्वनि लिख लो, सबके नाम लिखो। ध्वनि, आनंद वर्मन, आनंद वर्मन, आनंद वर्मन। अलंकार के प्रणेता हैं भामह, आचार्य सब जगह लगा देना, आचार्य भामह ना। रीति के प्रवर्तक हैं आचार्य वामन, आचार्य वामन। औचित्य के लिख लेना क्षेमेंद्र, क्षेमेंद्र ना। और एक और लिख लो कुंतक, वक्रोक्त के कुंतक। वक्र माने क्या, टेढ़ा, उक्त माने कथन। आचार्य कुंतक, आचार्य कुंतक। ये है, इतना तो हमको पढ़ना है नियम कानून। ये नियम कानून से कविता लिखा जाता है। आप लोग कहीं दोहा देखोगे, कहीं तो दोहा किसके अंतर्गत आएगा, दोहा में क्या रहेगा, सममात्रिक छंद की अर्ध सममात्रिक छंद। हाँ, तो देखो छंद के अंतर्गत आया कि नहीं, यही तो है नियम कानून। तो यही नियम कानून आपके पूछा जाएगा आपको। ये भारतीय काव्य शास्त्र है, भारत में ये चलता है। ये कौन सा शास्त्र है, काव्य शास्त्र। भारतीय गद्य वाला हम हटा रहे हैं। विधा तो आप बता लोगे ना, विधा किसे कहते हैं, गद्य को व्यक्त करने के भिन्न भिन्न तरीके को विधा, या साहित्य को व्यक्त करने के भिन्न भिन्न तरीके को विधा कहते हैं। ठीक, ये काव्य शास्त्र कौन सा है, भारतीय काव्य शास्त्र की बात कर रहे हैं, भारतीय। अब आईएएस में जब आप आईएएस का एग्ज़ाम तैयारी करोगे ना, तो वहाँ पर पाश्चात्य काव्य शास्त्र भी पूछा जाता है, पाश्चात्य काव्य शास्त्र। और पाश्चात्य काव्य शास्त्र में कई चीज़ें पूछा जाएगा। जैसे पाश्चात्य काव्य शास्त्र को 2 भाग में बांटते हैं ना, एक को कहा जाता है सिद्धांत और एक को कहा जाता है शब्द।
ना, एक को कहेंगे क्या, सिद्धांत, और एक को कहेंगे शब्द। तो वो आपको जानना नहीं है। स्वजातवाद सिद्धांत और अभिजातवाद, ना, स्वच्छंदवाद सिद्धांत और अभिजातवाद सिद्धांत, ये आएगा सिद्धांत के अंतर्गत। और शब्द के अंतर्गत 4 आएगा, मिथक आएगा, फंतासी आएगा ना, लिख दें क्या, पाश्चात्य के अंतर्गत, पाश्चात्य शास्त्र। पाश्चात्य शास्त्र का मतलब समझ रहे हो, यानी इंडिया के अतिरिक्त जो भी विदेशी हैं, जैसे अमेरिका हो गया, यूरोप के देश हो गए, वो किसके अंतर्गत आते हैं, पाश्चात्य शास्त्र। इसमें भी चलता है, इसमें एक चलता है सिद्धांत और एक चलता है शब्द। तो सिद्धांत और शब्द चलेगा। ये काव्य शास्त्र एक तरफ लिखेंगे भारतीय, काव्य शास्त्र बीच में लिखेंगे, एक तरफ लिखेंगे भारतीय, एक तरफ लिखेंगे पाश्चात्य। पाश्चात्य में 2, एक सिद्धांत और एक क्या, शब्द। सिद्धांत और क्या, शब्द। सिद्धांत और दूसरा शब्द। इस सिद्धांत में 2 आएगा, एक को हम कहेंगे स्वच्छंदतावाद, ठीक, और इधर 3-4 चीजें आएगा। बिंब आएगा, बिंब, बिंब जिसे आप इमेज कहते हो। मिथक आएगा, मिथक। फंतासी आएगा, फंतासी, ठीक, उतारो इतना। और प्रतीक आएगा, एक और प्रतीक। एक अभिजात्यवाद, 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 ठीक। तो ये पाश्चात्य के अंतर्गत। हम लोगों को पाश्चात्य वाला पढ़ना ही नहीं है, ये हम थोड़ा थोड़ा देख लेंगे। बिंब किसे कहते हैं, मिथक किसे कहते हैं, फंतासी किसे कहते हैं और प्रतीक किसे कहते हैं, ये थोड़ा बहुत आपको बता देंगे, घबराओ मत। आएगा जैसे जैसे टॉपिक बताते रहेंगे। इतना उतार लो आप अब अच्छे से, बता लोगे ना। काव्य शास्त्र किसे कहते हैं अगर पूछेगा, पहले आप फिर शुरू से एक बार रिपीट कर लो। वांग्मय, वांग्मय को आपने कितने भाग में बांटा, 3। क्या क्या, वार्ता, शास्त्र और साहित्य। वार्ता मतलब क्या है, जहाँ अर्थ महत्वपूर्ण हो, शब्द महत्वपूर्ण न हो, जहाँ अर्थ महत्वपूर्ण हो। जैसे आपने अर्थ का कोई भी सेंस, यानी उसका अर्थ आदमी समझ जाए। जैसे आ गए, कोई आ गया तो आप कह रहे हो आ गए, तो आपका सेंस क्या है, आ गए कि आप खुशी व्यक्त कर रहे हो, खुशी व्यक्त कर रहे हो। आ गए यानी आप खुश हो कि वो आ गए, ठीक। कहते हो आ गए तो खुश हो कि कहते हो, यानी आप खुशी दिखा रहे हो। दूसरा शब्द शास्त्र क्या है, जहाँ पर शब्द महत्वपूर्ण हो, अर्थ नहीं। तीसरा आप लोगों ने पढ़ा साहित्य, जहाँ शब्द और अर्थ के बीच महत्व की प्रतिस्पर्धा हो, समाज का हित हो, व्यापक हित हो और सौंदर्य या रमणीयता हो। फिर साहित्य को आपने 3 भाग में बांटा। क्या क्या, गद्य, पद्य और चंपू। गद्य मतलब जहाँ पर लय न हो, लय न हो, यानी लय न हो, यानी लय किसे कहते हैं, व्याकरण के नियमों का उल्लंघन ही लय कहलाता है। यानी गद्य लिखने में व्याकरण के नियम का उल्लंघन हम नहीं करते। तो पद्य किसे कहेंगे, जहाँ लय हो, यानी व्याकरण के नियमों का उल्लंघन किया गया हो। अब गद्य के विषय में बता दिए थे 4 प्रकार का, कथात्मक गद्य, दृश्य प्रधान गद्य, विचारात्मक गद्य और अन्य विधाएं। कथात्मक गद्य को 2 भाग में, कहानी और उपन्यास। पहली कहानी इंदुमती, लेखक का नाम किशोरी लाल गोस्वामी। पहला उपन्यास परीक्षा गुरु लालाश्री। फिर नाटक था, पहला नाटक नहुस गोपाल चंद गिरधर था। उसके बाद फिर आप लोगों ने विचार प्रधान देखा था। विचार प्रधान में 2 निबंध और निबंध और एक और देखा था दूसरा, आलोचना, समालोचना या समीक्षा। फिर अन्य विधाएं देखा, वो कवर कर लिए। फिर इधर चंपू काव्य था। चंपू काव्य के अंतर्गत आता था जो गद्य और पद्य दोनों हो, जिसमें गद्य और पद्य दोनों हो। यानी इसके अंतर्गत यशोधरा लिखे थे, यशोधरा के मैथिली शरण गुप्त और भारत दुर्दशा भारतेंदु हरिश्चंद्र, बहुत सारा है।
एक और भी है, कामायनी है जयशंकर प्रसाद का ना। ये सब लिखना मत, एक ही बहुत है, नहीं तो चंपू चंपू दिखेगा पूरा ना। उसके बाद आप लोगों ने पद्य देखना चालू किया। पद्य में आप लोगों ने पोएटिक्स शब्द उपयोग होता है। पोएटिक्स माने होता है क्या? काव्य शास्त्र। शास्त्र माने नियम कानून, काव्य तो यानी कविता, कविताओं को समझने के लिए जो नियम कानून बने उसके समूह को ही हम क्या कहेंगे? काव्य शास्त्र। अब काव्य शास्त्र को आप दो तरीके से पढ़ेंगे, एक भारतीय काव्य शास्त्र और एक पाश्चात्य काव्य शास्त्र। भारतीय काव्य शास्त्र के अंतर्गत आप लोगों को 7 चीज़ें पढ़नी है, 6 मुख्य हैं। एक छंद पढ़ना है। छंद के प्रणेता हैं कौन? पिंगल मुनि। छंद शास्त्र कहते हैं ना, इसे पंचम वेद कहा जाता है। आगे हम लोग छंद पढ़ेंगे बहुत अच्छे से। रस के प्रणेता का नाम है भरत मुनि। ध्वनि के आनंद वर्मन। आनंद। अलंकार के भामह। अलंकार के भामह। और अगर आ जाए रीति के तो वामन। रीति के वामन। फिर वक्रोक्त के कुंतक और औचित्य के क्षेमेंद्र। औचित्य के तो अगर हम पूछेंगे बता लोगे? रैंडम पूछे कहीं से, बताओ तुम ध्वनि के कौन है? ध्वनि आनंद वर्मन। कौन? आनंद वर्मन। रीति के वामन। वामन, भामह नहीं, वामन। और अगर हम औचित्य की बात करें, क्षेमेंद्र। औचित्य के रस के भरत मुनि। छंद के पिंगल, पिंगल मुनि। छंद के पिंगल। बता लोगे ना? आगे पीछे करके पूछें। अगर हम पूछें पिंगल मुनि छंद के, पिंगल मुनि छंद के, रस के भरत मुनि, क्षेमेंद्र किसके हैं? औचित्य के। क्षेमेंद्र किसके हैं? रीत के वामन। रीत के। ध्वनि के आनंद वर्मन। आनंद वर्मन। बता लोगे? क्लियर? ठीक, इसको एक बार ध्यान से देख लेना। हम रैंडम पूछे हैं, अगर आप मिटा के पूछेंगे तो बता पाओगे। और उसके बाद पाश्चात्य सिद्धांत में स्वच्छंदतावाद और अभिजात्यवाद, ये हम लोग पढ़ेंगे, आगे आएगा तब। और यहाँ बिंब शब्द। अब सिद्धांत और शब्द, पाश्चात्य में 2 चीज़ें चलती है साहित्य के लिए, एक सिद्धांत और एक क्या? शब्द। सिद्धांत में आता है स्वच्छंदतावाद और अभिजात्यवाद, और शब्द के अंतर्गत आता है बिंब, मिथक, फंतासी और प्रतीक। बिंब, मिथक, फंतासी और प्रतीक, ये पढ़ोगे तब अच्छे से याद होगा। अभी हम लोग किधर मूव कर रहे हैं? इधर। ठीक, तो अब काव्य रूप लिखो। अगला हेडिंग डालो, काव्य रूप। काव्य रूप। लिखो काव्य रूप। कविता की दुनिया में, देखो ध्यान सुनो, कविता की दुनिया में विधाओं को ही हम क्या कहते हैं? काव्य रूप। गद्य की दुनिया में हम क्या कहते थे? गद्य की दुनिया में विधा कहते थे ना। फिर लिख दें क्या एक बार? देखो, कविता की दुनिया में विधाओं को हम क्या कहते हैं? कविता की दुनिया में विधाओं को हम काव्य रूप कहते हैं। काव्य रूप कहते हैं। रूप कहते हैं। जैसे अभी तक आप क्या कह रहे थे भैया? ध्यान सुनना। जैसे वहाँ था, आप गद्य में था विधा विधा कह रहे थे। एक कहानी एक विधा है, उपन्यास एक विधा है, नाटक एक विधा है। अब हम लोग कविता वाले में ना विधा नहीं कहेंगे, बल्कि क्या कहेंगे? काव्य रूप। यानी जो वहाँ विधा कह रहे थे उसी को हम क्या कहेंगे? काव्य रूप। ठीक, अब काव्य रूप के प्रकार लिखो। काव्य रूप के प्रकार। काव्य रूप के प्रकार। अब ये काव्य रूप कितने प्रकार का हो सकता है? 2 प्रकार का। एक बीच में आएगा मुख्य, तीसरा ये बीच वाला बाद में लिखेंगे, समझेंगे पहले इसको दोनों को तब ना। लिखिए, प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य। प्रबंध बंध काव्य और दूसरा लिखो मुक्तक काव्य।
मुक्तक काव्य, प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य। ठीक, दो हैं काव्य रूप में। कितना पढ़ोगे आप? दो। एक को कहोगे प्रबंध काव्य और एक को कहोगे मुक्तक काव्य। तो यानी काव्य के कितने रूप होते हैं? यानी कविता के दो रूप होते हैं, एक प्रबंध काव्य और एक मुक्तक काव्य। प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य। ठीक, तो प्रबंध माने पता ही चल रहा है, प्रबंध, बंध माने बधा हुआ, तो जो क्या हो? बधा हुआ हो। हाँ, बधा हुआ। मुक्तक काव्य मतलब जो बधा हुआ न हो, स्वच्छंद हो, स्वतंत्र हो। ठीक, ये लिख लो। ना, जो मुक्त हो, जो मुक्तक हो, जो मुक्त हो ना, बधा हुआ। ये बधा हुआ होगा, इसमें कहानी होगी, इसमें कहानी होगी। ये इसमें पूर्वापर संबंध होगा, पूर्वापर संबंध। और ये दो भाग में बटेगा, अभी हम लोग देखेंगे ना। मुक्तक काव्य माने जो क्या हो? मुक्त हो। और प्रबंध काव्य माने जो बधा हुआ हो। ठीक, ये पहले समझ लो कि मुक्तक, प्रबंध किसे कहेंगे? मुक्तक। लड़के, जैसे कोई कहानी पढ़ो और बीच में कोई आ जाए, जैसे आप पिक्चर देख रहे हो, कोई टिकट व्यक्ति लिया था, ट्रैफिक में फंस गया और आपके बगल उसका सीट है, और सीट माने जैसे टॉकीज का आपने टिकट लिया है और आप पहले ही पहुंच गए हो, पिक्चर देख रहे हो। अब बेचारा जी जो दूसरा आपके बगल वाला सीट लिया है वो लेट से आया। जैसे यही मूवी मान लो 12th फेल है, इसमें लेट से आया कोई व्यक्ति, आप मूवी देख रहे थे टाकीज में बैठ के, और लेट से आएगा तो अब मोबाइल तो है नहीं, घसका के पीछे कर लोगे। अब टाकीज में भाई नियम कानून है, तो बीच से आएगा तो आके आपको उसको पूरा समझ में आ जाएगा पिक्चर? नहीं, उसी को कहा जाता है कौन सा संबंध? यानी पूरे पूर्वापर संबंध, यानी पुराने चीज़ को पता रहेगा तभी आप आगे की कहानी को अच्छे से समझ पाओ। जैसे दादाजी आपको कहानी सुना रहे हो और आपकी बहन छोटी है और आप और दोनों को सुना रहे थे, आप पहले ही वहाँ थे, आधा कहानी ख़त्म हो गया, तब आपकी सिस्टर आई। अब बताओ पूरा कहानी अच्छे समझ पाएगी? नहीं समझ पाएगी। तो यही है क्या? पूर्वापर संबंध। कौन सा संबंध? पूर्वापर संबंध। ये इसमें कहानी आ सकता है, ये बधा हुआ होता है, माने लिंकेज होता है। बधा हुआ सेंस क्या है? लिंकेज। यानी एक अगर आधा थोड़ा सा भाग बच गया तो आगे वाला भाग आप समझ, या तो पीछे वाला बीत गया या तो आगे का ही आधा देख लो, पीछे का समझ पाओगे? पीछे का ही आधा देख लो, आगे का समझ पाओगे? नहीं समझ में आएगा। तो इसी को कहा जाता है पूर्वापर संबंध। समझ गए? पूर्वापर संबंध क्या है? यानी प्रबंध काव्य माने जिसको समझने के लिए हमको पीछे भी पता होना चाहिए और आगे भी, तभी हम अच्छे से कर पाएंगे। इसमें कहानी हो सकती है, ये बधा हुआ होता है। और मुक्तक काव्य क्या है? माने जो मुक्त हो, जो मुक्त हो माने आप चाहे जब आओ, और चाहे जब आओ आपको अच्छे से समझ में आए। जैसे कुछ भी, कोई भी आप जैसे शेरो शायरी करते हो, शेरो शायरी में आप पीछे से आए चाहे जब आए, अगर आदमी को पता हो तो आराम से समझ सकता है। चाहे जो शेर बोल दो आप, अगर शेरो शायरी चल रही है कहीं तो आदमी चाहे जो बोल दे ना, पीछे कुछ चीज़ें जानना ज़रूरी है कि बिना जाने ही समझ जाओगे ना? नहीं ज़रूरत पड़ेगी ना, कि ज़रूरत पड़ेगी? अरे मान लो कुछ भी, कोई भी शायरी आप बोलो तब बताएं हम। पता है कुछ? हाँ, अरे भैया मान लो भगवान के ही विषय में बोलो, सलीका ही नहीं उन्हें महसूस करने का, जो कहते हैं खुदा है तो दिखना चाहिए। बताओ इसमें अब कोई पीछे से आए आगे से आए, समझ में आएगा कि नहीं? सलीका ही नहीं उन्हें महसूस करने का, जो कहते हैं खुदा है तो दिखना चाहिए।
ना, यानी उनको सलीका नहीं है, उनको पता नहीं है, महसूस करने से खुदा पता चलता है। सलीका ही नहीं उन्हें महसूस करने का, जो कहते हैं खुदा है तो दिखना चाहिए, है कि नहीं। तो ये बताओ इसमें पीछे आगे की कोई ज़रूरत पड़ी? नहीं ज़रूरत पड़ी। अब आप जो भी कहानी पढ़ते थे कविता, उसमें पीछे आगे कोई ज़रूरत नहीं है। जिसमें ज़रूरत पड़ी वो समझ जाओ क्या है वो प्रबंध काव्य। जिसमें ज़रूरत ना पड़े डायरेक्ट आप कोई चीज़ समझ जाओ, एक थाल मोती से भरा ना, ऐसे करके नहीं है। हाँ, एक थाल मोती से भरा कैसे करके है, मोती उससे, वह थाल चारों ओर फिरे, मोती उससे एक न गिरे, बताओ क्या? तारा। क्या है? तारा। अब तारा थाल से भरा हुआ है, अब वहाँ से मोती एक भी गिर रहा है, किसी को कोई समझने की ज़रूरत है नहीं। यही कहलाएगा क्या? हाँ, अब दुनिया भर का है ये सब, क्या है? मुक्तक काव्य है। 3 अक्षर का मेरा नाम, हाँ जो भी है, अब कुछ भी है, जैसे जहाज हो, कुछ भी हो, आप समझ तो गए ना। ये है, उतारो। प्रबंध वाला तो समझ रहे हो ना? प्रबंध वाला समझ गए ना? ये प्रबंध वाला ना थोड़ा सा लंबा होगा। इस प्रबंध में 2 आएगा, महाकाव्य और खंड काव्य। प्रबंध काव्य के अंतर्गत क्या क्या आएगा? महाकाव्य और महाकाव्य, महाकाव्य और खंड काव्य। खंड काव्य जैसे रामचरितमानस है, क्या है? महाकाव्य है। किसके द्वारा लिखा गया है? तुलसीदास। और रामायण वाल्मीकि। याद रखना, कुछ लोग ये समझते हैं कि रामचरितमानस और रामायण दोनों एक है। नहीं, रामायण जो है संस्कृत में लिखा है, वाल्मीकि ने लिखा है, और रामचरितमानस हिंदी। ये भी राम का वर्णन है, वहाँ भी राम का वर्णन है, ठीक। तो इसके अंतर्गत 2 आ जाएगा प्रबंध। इसको हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा बड़ा, और मुक्तक वाला पढ़ना नहीं है, छोटा छोटा रहेगा। कोई बीच में आए चाहे जब आए समझ जाएगा। जैसे शेरो शायरी कहीं चल रहे हो तो बीच से कोई आएगा तो बाद वाला शायरी समझ जाएगा कि नहीं? पहले वाले शायरी की ज़रूरत पड़ेगी, बाद वाले से ही वो सब कुछ काम चला ले। जैसे पहला वाला हम बोल रहे हैं, बताओ, जैसे एक शायरी हम लिख रहे हैं, जैसे इसी में जो कहते हैं, एग्जाम्पल में ही लिख दे रहे हैं, सलीका ही नहीं शायद उन्हें महसूस करने का। सलीका ही नहीं शायद उन्हें महसूस करने का। शायद उन्हें महसूस करने का, महसूस करने का। जो कहते हैं खुदा है तो, जो कहते हैं खुदा है तो, जो कहते हैं खुदा है तो, खुदा है तो नज़र आना चाहिए। बात मत करो, एक और लिख रहे हैं तब आपको अच्छे समझ में आएगा। नज़र आना चाहिए, यहाँ लिख दे रहे हैं दूसरा। रहीमन बात अगम्य की कहन सुनन की नाही। रहीमन बात अगम्य की, अगम्य की, कहन सुनन की नाही, सुनन की नाही, कि नाही। जानत है सो कहत नाही, जानत है सो कहत नाही, जानत है सो कहत नाही, सो कहत नाही, कहत सो जानत नाही, कहत सो जानत नाही। अब बताओ, कहीं शेरो शायरी चल रही है, ये हिंदुओं के लिए कहा गया है, मुस्लिमों के लिए। ये रहीम दास जी क्या कह रहे हैं? रहीमन बात अगम्य की, कहन सुनन की ना। यानी प्रभु जिसको मिल जाते हैं वो कहने लायक बचता ही नहीं। जो भगवान को जानता है वो दिखावा नहीं करता। जो भगवान की, कुछ लोग कहते हैं ना, बार कंठी माला, यहाँ चंदन लगा लेंगे, यहाँ कंठी पहन लेंगे, कहेंगे मैं भगवान हूँ बस ना, तो दिखावा कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि रहीमन बात अगम्य की, कहन सुनन की ना। ये कहने वाली बात नहीं है या दिखावा करने वाली बात नहीं है। जानत है सो कहत ना। जो प्रभु के विषय में जान जाता है ना,
आप लोग अगर देखे होंगे तो प्रभु गुड़ के समान है, जिसको जैसे गूंगे को मीठो फल रस, याद करो पढ़ाए हैं, उसी तरीके से यानी जो पा जाता है ना उनको गुड़ का स्वाद जैसा है, वो उसका मिठास तो महसूस करेगा लेकिन बता नहीं। जैसे गूंगे को कोई मीठा फल दे दो और खा ले और उसका स्वाद उसको समझ में आएगा लेकिन बता पाएगा नहीं। तो वही कह रहे हैं, रहीमन बात अगम्य की कहन सुनन की नाही, यानी जो भगवान को जानता है वो कहने सुनने की बात नहीं है। जानत है सो कहत ना है, जो जानता है उसके विषय में कहता नहीं, और कहत सो जानत ना है, जो बार बार कहता है भगवान भगवान वो जानता भगवान के बारे में नहीं जानता। ये कहना सेंस है। अब बताओ यहाँ पर कोई अगर यहाँ नहीं पहुँचा, मान लो आप बैठे थे 10 लोग, 5 लोग नहीं थे, 5 लोगों को हम ये समझा दिए, ठीक। अब 5 लोग अब आए हो, ये बोल दिए हैं, तब अब जब बोल दिए इस वाले को ख़त्म हो गया का, अब यहाँ बोल रहे हैं सलीका ही नहीं शायद उन्हें महसूस करने का, जो कहते हैं खुदा है तो नज़र आना चाहिए। अब बताओ इसकी ज़रूरत पड़ेगी, यहाँ समझ जाओगे। जो 5 लोग लेट से आए हैं वो भी इसको, तो यही कहलाता है क्या, मुक्तकब। माने इसमें पूर्वापर संबंध की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट आप उससे समझ सकते हो। सलीका ही नहीं शायद उन्हें महसूस करने का, जो कहते हैं खुदा है तो नज़र आना चाहिए, ठीक। अब हम लोग कल करेंगे यहाँ वाला प्रबंध काव्य के अंतर्गत काव्य, महाकाव्य और खंड काव्य। किसे कहेंगे हम महाकाव्य और किसे कहेंगे हम खंड काव्य, ठीक। अब रीजन ले के तब आना शाम को, बताना क्या कारण है, किस वजह से नहीं दे रहे हो।